हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। काफ़ी टाइम से आप लोग पीजीटी की क्लासेस का वेट कर रहे थे। हियर इज़ आवर फर्स्ट क्लास। सो ये पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है जी। अगर आप इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो तो अपने पास वो जो 10 मैराथन है यूजीसी नेट के लिए, वो आप पढ़ सकते हो, वो आप सुन सकते हो एटलीस्ट, अगर आप उनसे नोट्स नहीं बनाते हो तो ओके। क्योंकि नोट्स आपके यही चल जाएंगे, जो पीजीटी एजुकेशन वाले हैं ये नोट्स आपके लिए सटीक रहेंगे जो इन क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 10 यूनिट हैं आपके पास। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम 20 क्लासेस में ये 10 की 10 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएं। अगर 10 से कम 20 से कम क्लासेस हुई तो वो क्लास लंबी हो जाएगी ऑब्वियसली, सो उस अकॉर्डिंगली देखेंगे। आज हम पहली क्लास में पहली यूनिट कवर करने वाले हैं ओके। ये जितनी भी क्लासेस होंगी, चूंकि अभी आपकी वैकेंसी आई नहीं है, तो जब भी आपकी वैकेंसी आएगी या ये जब भी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी या इनके नोट्स कंप्लीट बन जाएंगे तो आपको इनकी पीपीटी के जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी मिल सकता है। बट अगर आप खुद के नोट्स बना लेते हो, क्योंकि अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई, आपके पास टाइम भी है, तो अगर आप खुद के नोट्स बना लेते हो उससे बेटर कुछ भी नहीं है ओके जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये जो क्लासेस होंगे अलोंग विद क्वेश्चंस जो मैंने आपके यूनिट में ऑलरेडी, मतलब यूनिट इन द सेंस आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दिए हैं। 3 पेपर तो आपके यूपी एसएससी पीजीटी का 2016 का, 2021 का और 2022 वाला जो अभी 26 में हुआ है वो वाला भी। तो 3 क्लासेस आपको ऑलरेडी आपके पास हैं, वो आप देख सकते हो इन क्वेश्चन पेपर्स की। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी कि जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस थे उनको तो यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस ऐड अप किए जा सकें जो पहले आए हुए हैं ओके जी। चलिए, ये आपकी पहली यूनिट का सिलेबस है जिसमें बहुत ब्रॉड चीज़ें दे रखी हैं। मीनिंग और स्कोप दे रखा है जी एजुकेशन का, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एजुकेशन के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं एजुकेशन के फील्ड में। देन प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, यूपी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, नेचर और ऑर्गेनाइजेशन, प्लस एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। सो आपको दिख रहा होगा इसमें जो जो चीज़ें फैक्चुअल पोर्शन में आ सकती हैं जो मैं इस क्लास में करवाऊंगी वो नोट कर लेना, और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करना ओके। तो मैंने कोशिश की है चीज़ों को सम अप करने की। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन से शुरू करें तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, उसमें जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसमें हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। यानी कि आपको उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, जहां जो सब्जेक्ट मेंशन है उसके हिसाब से फिर रूल्स कौन बना सकता है उसके लिए वो मेंशन होता है। तो जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है तो राज्य सरकार उनके ऊपर फैसले लेती है, उनके ऊपर लॉज कानून बनाती है, और यूनियन लिस्ट में है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दैट मीन्स दोनों वहां पे ले सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जहां पे दोनों के फैसले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों का नजरिया ज्यादा मैटर करेगा ओके। सो आपको ये याद होना चाहिए कब हमने स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया। उसके साथ साथ ये जो 1976 था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की थी जो आपने ध्यान रखना है ओके। अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा कि कौन सी कमेटी ने रेकमेंड की थी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होनी चाहिए। सो उस कमेटी के हेड का नाम आपने बताना है। ये आपका होमवर्क है पहला ओके। तो मैं ऐसे छोटे छोटे होमवर्क आपको देती रहूंगी, उससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी क्योंकि आप उसके बारे में सर्च करोगे, पढ़ोगे थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वहां पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमने कर दी, क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें हैं एजुकेशन से रिलेटेड ओके। सो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 21A हमने इंसर्ट किया था, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तो आर्टिकल्स ऑलरेडी थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर हमें नई कोई चीज डालनी है तो हमें उसके पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर ही सब पार्ट्स बना के डालनी होगी। तो 21A के अंदर जो है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन का मेंशन है 6 से 14 साल की, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन ओके। 8th क्लास तक की बेसिकली, अगर आप 8th क्लास तक की बात कर रहे हो तो आपको NEP के अकॉर्डिंग भी स्टेजेस पता होनी चाहिए, जो हम करेंगे जब हम NEP कवर करेंगे
ओके, दिस अमेंडमेंट, इस ये जो अमेंडमेंट था इसी दौरान जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड की, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आई। अब वो 11वीं है कौन सी? सो देखो यहाँ पे जब ऐड की थी तो वो 51 आर्टिकल में 51A करके डाल दी 10 ड्यूटी, अब उस A का भी पार्ट है तो उस A के पार्ट में आपका K आ गया। ओके, तो इसमें क्या बात बोली जा रही है? इसमें यही बात बोली जा रही है कि ये जो 6 से 14 साल की एजुकेशन का हमने बोला था, सो ये पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएं। सो कई बार जो पेरेंट्स अपने को गुस्से में बोल देते हैं ना, ऐसे ही पढ़ाया लिखाया तुम्हें, तो वो सिचुएशन ये है कि पढ़ाया लिखाया आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, सो आप एहसान नहीं कर रहे हो बच्चों के ऊपर अगर आप उनको पढ़ा रहे हो, ना हमारे पेरेंट्स ने किया, ना हम आगे बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमें। ओके, एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, ना ही कोई एहसान है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो सबको मिलना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स और विमेंस की हम बात करते हैं बिकॉज हम उनको वल्नरेबल सेक्शन में मानते हैं। ओके जी, देन बात आती है एजुकेशन के मीनिंग की। तो आप इतना ध्यान रखो कि जब हम इटाइमोलॉजिकली बात करते हैं तो 2-3 वर्ड्स हैं जहां से बोला जाता है कि एजुकेशन आया है, बट वो सारे ही वर्ड्स लैटिन वर्ड हैं। सो लैटिन आप याद रखो कि कौन सी भाषा से हमारा एजुकेशन निकल के आया है। ओके, सो लैटिन वर्ड एड्यूकेयर है, एड्यूसियर है, एड्यूकेटम है, तो ये तीनों ही वर्ड से माना जाता है। अलग अलग एजुकेशनिस्ट अलग अलग बातों पे बिलीव करते हैं, बट अल्टीमेटली जब हम इनके मीनिंग की बात करते हैं तो मतलब वही है कि बच्चे के अंदर से उसका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना, ये देखो टू लीड फोर्थ या टू कम आउट, जो भी उसके अंदर है वो बाहर निकल के आए, टू रेज, टू ब्रिंग अप, ठीक है। देन यहाँ पे एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग हो गया। सो ओवरऑल हम बात कहाँ से निकल के आ रही है कि हम एक अच्छा बढ़िया एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड करें जिससे बच्चा पढ़ पाए, उसके अंदर की जितने भी पोटेंशियलिटीज हैं वो बाहर आ पाए। ये एजुकेशन का मतलब है एटाइमोलॉजिकली। दूसरा, हम नैरो और वाइडर सेंस में या ब्रॉडर सेंस में भी एजुकेशन के मतलब की बात करते हैं। ओके, तो नैरो से हमें समझ आ रहा है कि बिल्कुल छोटे लेवल पे बात हो रही है, तो स्कूल इंस्ट्रक्शंस यानी जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जो चीजें बताई जा रही हैं, दैट इज एजुकेशन। सो ये बहुत ही नैरो मीनिंग है इस चीज का, एजुकेशन का। तो नैरो मीनिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी? नैरो मीनिंग में सिर्फ डिग्री, सिर्फ सर्टिफिकेट्स, प्रमोशन, वहां तक चीजें रहेंगी। सो जो वो होता है ना किताबी बातें वाली, तो वो किताबी बातें जहां तक आप कर पा रहे हो, डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीजें नैरो सेंस तक लिमिट कर रही हैं हमें। ओके, तो ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है एक डेफिनेट पर्पस के साथ आगे बढ़ने का, कि आप जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, हैबिट डालना चाह रहे हो, और वो आप इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करते हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो दैट इज नैरो सेंस। ओके, तो नैरो कॉन्सेप्ट में आप कुछ एक स्पेसिफिक प्लान्ड तरीके से, डेलिब्रेट का मतलब भी प्लान्ड ही होता है, तो उन प्लान्ड एफर्ट्स को डाल के आप बच्चे का डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, सो लिमिट कर रहे हो आप। ओके, बट नैरो सेंस के भी बहुत सारे जो हैं डेफिनेशंस दी हैं, ये कोटेड स्टेटमेंट है तो ये डेफिनेशन में इंक्लूडेड रहेंगी। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस आज की क्लास में आपको अलग अलग चीज़ों की देखने के मिलेंगी, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में स्पेसिफिकली कोई भी कोटेड स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो जो ऑलरेडी पूछी गई हैं कोटेड स्टेटमेंट देके, वो तो आपने ध्यान रखनी ही है PYQs के थ्रू। कुछ एक और चीज़ें जो हम एडप्ट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट। सो इन नैरो सेंस एजुकेशन may be taken to mean any consciously directed effort जो to develop and cultivate our powers। तो ये मैकेंजी ने बोली, ये ड्रेवर ने बोली है कि एजुकेशन तो अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें या जिसके द्वारा आप नॉलेज, कैरेक्टर या बिहेवियर को शेप करते हो। ठीक है, सो ये प्रोफेसर ड्रेवर ने बोली है। उसके साथ साथ थॉमस रेमंड, क्योंकि एक बहुत बेसिक बुक है, आप कई बार रेफरेंस भी पूछे तो इग्नू वगैरह का मटेरियल तो है ही इस क्लास को रेडी करने के लिए। उसके साथ साथ एक बेसिक्स ऑफ एजुकेशन करके एक बुक है बीएड के बच्चों के लिए। ठीक है, सो उसके अंदर से कुछ एक स्टेटमेंट आज मैंने उठाई है, बिकॉज उसी बुक के अंदर कोट कर रखा है कि जो ओन एजुकेशन नाम की बुक है, जो कि हम कंफ्यूज्ड थे कि कहीं मिल नहीं रहा है इसका रेफरेंस, तो ओन एजुकेशन नाम की बुक बाय अरोबिंदो है। ठीक है, अरोबिंदो,
ये बात आप याद रख सकते हो। ये मैंने आज के क्वेश्चंस में भी डाला है, ऑल्दो एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है इस यूनिट से कि क्योंकि ये अरोबिंदो वाली यूनिट में होना चाहिए वैसे तो, बट मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन बिकॉज अभी यूपी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जब ऑन एजुकेशन बुक हमने देखी सो वी वर कंफ्यूज्ड क्योंकि ये कईयों से रिलेटेड थी और वहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ अरोबिंदो ही फिट बैठ रहा था। सो ऑन एजुकेशन बुक अरोबिंदो ने लिखी है, ये बात बेसिक्स ऑफ एजुकेशन बुक में मेंशन है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई है। ओके, education in the narrow sense doesn't include self culture and general influences of one's surrounding. So यहाँ पे आप सिर्फ special influences की बात कर रहे हो जो consciously, deliberately जो आप ठीक करना चाह रहे हो या जैसे मोल्ड करना चाह रहे हो आप उनकी बात कर रहे हो। जो सेल्फ कल्चर या बच्चा खुद से सीख रहा है, देख देख के सीख रहा है, जनरल इन्फ्लुएंस जो हो रहा है उसके सराउंडिंग का, वो चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं। वो चीज़ें हम वाइडर सेंस में, ब्रॉडर सेंस में जब एजुकेशन के मतलब की बात करते हैं तब इंक्लूड करते हैं क्योंकि ब्रॉडर सेंस में कोई लिमिट नहीं है, यानी आप सिर्फ क्लास और स्कूल तक लिमिट नहीं कर रहे हो एजुकेशन को। ओके, तो आप एक एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जब मान रहे हो, जब आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, आसपास के लोगों से, फॉर्मली, इनफॉर्मली, नॉन फॉर्मली, एक्सीडेंट कैसे भी सीख रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप, ये बहुत ब्रॉड हो गया। ओके, तो आप नैरो और ब्रॉड में देख पा रहे होगे कि दो एक्सट्रीम लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। सो ब्रॉड में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है जिसमें हम होता है ना कि एक एक्सपीरियंस और चीज़ें, पर्सनल, सब इंक्लूड कर लिया है। ओके, सो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये माना गया कि एजुकेशन इज नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल चेंज बट ये इन्वेस्टमेंट भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो हैशटैग लगा के कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन को किसने बोला है, तो एक्सप्लिसिटली एनपीई 1986 ने एजुकेशन को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा है। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ओके, देन वाइडर मीनिंग में एजुकेशन जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन तक नहीं है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दो, टीचर आया उसने बच्चे को पढ़ा दिया, बट ये टोटलिटी ऑफ डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की ये बात करता है जब हम वाइडर सेंस में बात कर रहे हैं। ये चीज़ें बात वही है बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में समझाने की कोशिश है ताकि आपको एटलीस्ट ये फील हो कि आपने सिलेबस कवर किया है, इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड ऑन की हैं, ठीक है। वरना आपको लगेगा कि पहले यूनिट में तो कुछ छूट गया, कुछ मिसिंग है, तो वो चीज़ फील आपको नहीं होगी। ओके, सो एजुकेशन में सारे के सारे वो एक्सपीरियंसेस आ गए जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं बर्थ से डेथ तक, जो हम डेवलपमेंट में बात करते हैं वोम्ब टू टॉम्ब की। सो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशन एक प्रोसेस माना गया है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो फ्रीली डेवलप कर सकते हैं खुद को। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अपना नेचर, किसमें, वो भी फ्री और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो हमने ऊपर बोला था कि हमें एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बच्चे के लिए। सो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें लिमिट्स नहीं होंगी टाइम, प्लेस या इंडिविजुअल के लेवल पे। ओके, कोई भी पर्सन जो कि बच्चे को नए एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहा है वो टीचर हो गया। कोई भी प्लेस जो है जहाँ पे उसको वो चीज़ें दी जा रही हैं उसको हम कई बार स्कूल बोल देते हैं। ओके, ये मैकेंजी ने जैसे ऊपर नैरो की डेफिनेशन दी थी, ऐसे इन्होंने वाइडर सेंस में भी बोला है कि वाइडर सेंस में इट इज़ द प्रोसेस गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ और ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस प्रमोट हो रहा है यहाँ पे। ओके, यानी हर एक एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, दैट इज एजुकेशन। देन महात्मा गांधी ने बोला है बाय एजुकेशन, ये स्टेटमेंट आई हुई है, कई बार आ भी सकती है दोबारा। बाय एजुकेशन मेरा मतलब ये है कि हम बच्चे के अंदर का बेस्ट निकालें, बॉडीली लेवल पे, माइंड के लेवल पे और सोल लेवल पे, यानी बच्चे के अंदर का बेस्ट पोटेंशियल हमें बाहर निकाल के रखना है। ओके, ऐसे ही डमविले ने बोला है कि वाइडेस्ट सेंस में अगर आप बात करो तो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, झूले से लेके कब्र तक। सो क्रेडल टू ग्रेव, सो ओवरऑल वही वोम्ब टू टॉम्ब की जो हम बात करते हैं या क्रेडल टू ग्रेव की हम बात करते हैं, बट ये क्रेडल ग्रेव वाली सिचुएशन हो सकता है सेम स्टेटमेंट देके पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किसने बोली है। देन है जी थॉमस रेमेंट ने तो बोल ही दिया कि इट इज रियली लाइफ दैट एजुकेटर्स, तो जो लाइफ जो हमें सिखा रही है सारी चीज़ें वो एजुकेशन है। तो ब्रॉडर सेंस में सेम बात बोल रहे हैं सारे, बस अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं। ऐसे ही लॉज ने बोला whatever broadens our horizon deepens our insight refines our reactions, या हमारे थॉट्स या फीलिंग्स को स्टिमुलेट करे वो हमें एजुकेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें एजुकेशन के एम्बिट के अंदर आ जाएंगी।
जाएंगी। ओके, सो ओवरऑल लिमिटेड नहीं है स्कूल्स तक। अगर हम वाइडर लेवल पे बात करें, एजुकेशन जो है वो बच्चे की इनेट पावर को डेवलप करने पे फोकस कर रहा है। देन डायनेमिक प्रोसेस है एजुकेशन, स्टैटिक नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि सिचुएशन और टाइम के हिसाब से बदलता रहता है एजुकेशन का प्रोसेस। एजुकेशन को बायपोलर प्रोसेस किसने बोला है? एडम्स ने अपनी बुक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थियोरी में। सो ये बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, बट एडम ने ये बात बोली है, ये बात तो पता होनी चाहिए। देन एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस बोला है जॉन डुई ने। जॉन डुई जो है इसको प्रोसेस की तरह ही मानते हैं, और उन्होंने तीसरी चीज इंक्लूड कर दी, क्योंकि जॉन एडम्स तो बोल रहे थे कि दो पोल हैं इसके एजुकेशन के, एक बच्चा और एक टीचर, यानी ये दो बायपोलर, दो पोल्स, ठीक है। बट जॉन डुई ने एक तीसरा एस्पेक्ट लाया सोसाइटी का। तो कई बार जो है आपसे पूछ लेंगे कि ट्राइपोलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग तीसरा एस्पेक्ट कौन सा है। सो हो सकता है आपको सोसाइटी वहाँ ना मिले, करिकुलम मिल जाए, करिकुलम ना मिले एनवायरमेंट मिल जाए। सो आपको पता होना चाहिए कि तीसरे नंबर पे जो टीचर और चाइल्ड को जोड़ रहा है, हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं। ओके, एजुकेशन नेचुरल प्रोसेस भी है, सोशल प्रोसेस भी है। एक क्वेश्चन आया भी था, एजुकेशन इज अ सोशल एंड डैश प्रोसेस। तो एजुकेशन सोशल के साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस भी है, बिकॉज आपके नेचर से लेके जो जो चीजें मतलब एक्सपीरियंस आप कर रहे हो वो नेचुरल में ही आ गया ना। आप हर एक्सपीरियंस तो प्लान्ड नहीं कर रहे हो, राइट। और सोसाइटी में भी चीजें होती हैं, आप सीखते हो, तो वो होता है ना, सोसाइटी में आप सारी चीजें इनिशिएट कर रहे हो जिसके लिए स्कूल आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सोशल और नेचुरल दोनों प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। ओके, जॉन डुई ने इसको मेजरली सोशल एफिशिएंसी, सोशल पर्पस से रिलेट किया था, जो हम आगे जब हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी, उसमें हम जॉन डुई को डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, सो एजुकेशन को इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन बोला एक्सपीरियंस का, विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस। ओके, जॉन डुई ने एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस भी बोला, एजुकेशन को ग्रोथ भी बोला। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये बात जॉन डुई ने बोली है। सो इसके अराउंड अगर कोई चीज़ मिलती है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के दौरान एक स्टेटमेंट भी दी कि स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी। ओके, ये भी हम मेजरली प्रैग्मेटिज्म में डिस्कस करते हैं। स्कूल इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, या मिनिएचर सोसाइटी जो है इन्होंने बोला स्कूल को, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है स्कूल को, सोसाइटी जो है, और सोसाइटी स्कूल को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसे ही हैंड ऑन हैंड चलती रहती हैं। अब जैसे हमने बोला कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है अपने आप में। ओके, सो ये भी अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है कि भाई ये प्रोडक्ट है या प्रोसेस है। सो दोनों ही चीजें मानी जाती हैं। अगर आप प्रोडक्ट की तरह लेके चलोगे, सो ये आउटकम में आपको नॉलेज मिलेगी, स्किल मिलेगी, वैल्यूज इनकलकेट होंगी, वो चीजें हम देखते हैं। बट आप प्रोसेस लेके चलोगे तो उस प्रोसेस में आप इंटेलेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, सोशल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, तो वो सारी चीजें सीख रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, और वो समझ के ही आप वो स्किल या नॉलेज डेवलप कर रहे हो, विजडम डेवलप कर रहे हो, राइट। सो प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन एज डायरेक्शन, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो एजुकेशन को हम बहुत सारे पैमानों पे मापते हैं, ये बात आपको पता हो। ओके, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि ट्रू एजुकेशन वो किसको मानेंगे, तो ट्रू एजुकेशन जो है वो कैसे आ सकती है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज से। ट्रेनिंग किसकी, वही अपने जो नाक, हाथ, सब चीज़ों की बात हो रही है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंटेलिजेंट यूज ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स इन अ चाइल्ड, वो बेस्ट और क्विकेस्ट वे है उसकी इंटेलेक्ट को डेवलप करने का। ओके, कि वो करके देखे, लर्निंग बाय डूइंग हो। ओके, अनलेस, क्योंकि जब तक आपके बॉडी का, माइंड का, हैंड इन हैंड या हार्ट टू हैंड, वो था ना ऊपर बोला था इन्होंने, बॉडी, माइंड और सोल, जब तक ये ओपन अप नहीं होंगी, ये चीजें ठीक से नहीं चल रही होंगी, इनका कॉम्बिनेशन आपस में जो है वो हैंड इन हैंड नहीं चलेगा, तब तक चीजें गड़बड़ा जाएंगी। ओके, तो ये जब साथ में चलती हैं तभी बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल बाहर आएगा, और उसी को एजुकेशन बोलते हैं महात्मा गांधी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, जो कि आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एजुकेशन को मैनिफेस्टेशन बोला है, ये स्टेटमेंट तो हजारों बार आई है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, जो कि इंसान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है।
ओके अरबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है, और वो इंटीग्रल एजुकेशन हम उसके दौरान जब थिंकर्स की बात करेंगे तब डिस्कस भी करेंगे अलग से। बट इन्होंने भी यही बोला है कि एजुकेशन जो ऑफर करे हमें टूल्स जहाँ पे इंसान खुद जी पाए, किसके लिए, डिवाइन के लिए, कंट्री के लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए। सो वो एक आइडियल सिचुएशन मस्ट बी द आइडियल ऑफ एवरी स्कूल, जो कि अपने आप को नेशनल कहलाए। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात अरबिंदो ने की है। ओन एजुकेशन नाम की बुक में भी ये डिस्कशन हुआ है। ओके सोक्रेटिस बोलते हैं कि ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज, क्योंकि आइडियलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन माइंड ऑफ एवरी मैन। सो जो लेटेंट दिमाग में पड़े हुए हैं वो आइडियाज आपको बाहर निकालने, और वो काम कौन करेगा, एजुकेशन करेगी। ओके एरिस्टोटल ने बोला है कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये स्टेटमेंट भी कई बार आई हुई है। कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये भी हम आइडियलिज्म में पढ़ते हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ओके रूसो क्या बोलते हैं, रूसो अपने नेचुरलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की है। ये बोलते हैं कि एजुकेशन ऑफ ए मैन कमेंसेस एट हिज बर्थ बिफोर ही कैन स्पीक, तो बाद में तो वो सिर्फ समझता है जो ऑलरेडी उसके अंदर है। सो पहले से ही, जन्म से ही एजुकेशन इंसान के अंदर है। ओके प्लेटो जो है वो कैपेसिटी को बोलते हैं कि जो आप प्लेजर, पेन फील कर पा रहे हो, जो चीज़ें, वो एजुकेशन है। ओके इट डेवलप्स इन द body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which is capable of। so ये भी already existed मानते हैं इसके अंदर, कि आप जो फील कर पा रहे हो, चीजें देख पा रहे हो, so वो प्लेटो जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके देन आ गया जी आपका एजुकेशन कंप्लीट लिविंग है, ये बात स्पेंसर ने बोली। पेस्टोलॉजी ने भी बोली, रिपीट हो गया होगा, अच्छा ये रहा। पेस्टोलॉजी ने बोला कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, जो अंदर इनेट पावर्स हैं आपकी उनका। फ्रोबल बोलते हैं कि एजुकेशन अनफोल्डमेंट है, जो ऑलरेडी एनफोल्डेड है आपके अंदर। ओके सो वो चीज़ें कि इंटरनल से एक्सटर्नल जब आप चीज़ों को बनाओ, वो जो प्रोसेस है अंदर से चीज़ों को बाहर लाने का, दैट इज एजुकेशन। सो आप देख पा रहे होंगे कि घूम फिर के चीज़ें वही हैं, बट कुछ एक वर्ड्स किसी किसी के साथ स्टिक हो रहे हैं। जैसे इन्होंने कंप्लीट लिविंग बोल दिया, इन्होंने अनफोल्डमेंट बोल दिया, एरिस्टोटल तो साउंड माइंड साउंड बॉडी की बात करते हैं, रूसो नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बर्थ के टाइम पे एजुकेशन, वो बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये मैन मेकिंग या सोसाइटी मेकिंग एजुकेशन की भी बात करते हैं। ओके अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं। देन अगर हम एनालिटिकल मीनिंग की बात करें तो ये लोगों के अलावा भी ये कुछ लोग थे, जैसे कि R.S. पीटर्स, फ्लैनरी, पॉल हर्स्ट या आपके एल्फ्रेड। सो इन्होंने क्या किया, ये अलग तरीके से देखते हैं एजुकेशन को। ओके सो ये बोलते हैं कि एजुकेशन ना एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी एक यूनिट की तरह नहीं है चीज़ें, बहुत एक मतलब होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एजुकेशन नहीं बोल रहे हैं, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। सो इसको प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन से हम शुरू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो हमें यहाँ तक ये समझ आ गया कि एजुकेशन जो वो एक सोशल प्रोसेस भी है, एक नेचुरल प्रोसेस भी है, एजुकेशन प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके जैसे पेस्टोलॉजी जो मैंने ऊपर नहीं मेंशन किया था, यहाँ पे भी है कि एजुकेशन एक नेचुरल, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, जो आपके अंदर ऑलरेडी पावर्स हैं। ऐसे ही कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला था कि देयर इज नो एंड टू एजुकेशन, इट इज नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन या फिनिश विद एजुकेशन, पूरी जिंदगी चलती रहती हैं चीज़ें, तो ये प्रोसेस है बड़ा सा। ओके मारिया मोंटेसरी ने भी इसको नेचुरल प्रोसेस बोला है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर तो हैं ही नेचुरलिस्ट, उन्होंने तो शांति निकेतन खोला है। ओके सो वो तो नेचर के करीब रहने की बात करते हैं, सो उनके में भी यही चीज़ें घूम फिर के आती हैं। ऐसे ही बहुत सारे कमीशंस हुए हैं, उन्होंने भी एजुकेशन को अलग अलग पर्पज़ से देखा है। तो जैसे ये अपना एजुकेशन कमीशन है, कोठारी कमीशन 1964 to 66। सो एजुकेशन जो है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह होना चाहिए, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। ओके ताकि आप रियलाइज कर पाओ कि आपके नेशनल गोल्स क्या हैं, नेशनल लेवल पे आप क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हो। तो ऐसे जब हम प्रोसेस बोल रहे हैं तो R.S. पीटर्स जो कि एनालिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने एजुकेटिव प्रोसेस कौन सा है कौन सा नहीं है, सो एक क्राइटेरिया बताया
ओके, सो इन्होंने क्राइटेरिया में क्या बोला कि एजुकेशन जो है वो ट्रांसमिशन की बात कर रहा है ऑफ व्हाट इज वर्थवाइल टू दोज हु आर कमिटेड टू इट। सो जो आप मतलब होता है ना वर्थ के लिए बेसिकली, ठीक है। सो ये ट्रांसमिशन की बात करेगा, तो जो इससे कमिटेड हैं उनके लिए ये वर्थ का काम कर रहा है एक तरीके से। तो ट्रांसमिशन का इम्प्लाइज ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिट होनी चाहिए चीजें। एजुकेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बट सम सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जो कि आपके जो है इंटर रिलेट करेगा नॉलेज को बाहर के वर्ल्ड के साथ। सो वो भी है ये, ना कि सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड है ये प्रोसेस। एजुकेशन जो है दैट शुड बी कैरिड आउट थ्रू प्रोसीजर्स जो अपहोल्ड करें डिग्निटी, ऑटोनॉमी ऑफ पर्सन, सिक्योर और यूटिलाइज देयर विलिंगनेस, पर्पसिवनेस, कैपेबिलिटीज। सो उनकी कैपेसिटीज के हिसाब से, उनकी विलिंगनेस के हिसाब से, उनके पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से, सो उन चीज़ों को भी अपहोल्ड करे वो। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें साइड कर दी और आप किसी और चीज़ के पीछे लगे हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ चले। एजुकेशन इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, और हर एक एक्टिविटी जो भी हम करवा रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए उस डेवलपमेंट में। ये बात एजुकेशन की, ये एजुकेटिव प्रोसेस की तरह आर.एस. पीटर्स बोलते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, बट आपको एटलीस्ट नाम पता हो। देन बात आती है जी स्कोप ऑफ द एजुकेशन की। मीनिंग को हमने डिस्कस कर लिया। स्कोप की जब हम बात करते हैं सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्कोप है। अगर आप डिफरेंट लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखो, लर्निंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, सो इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो इनफॉर्मल में जो एजेंसीज वर्क करेंगी उनको हम इनफॉर्मल एजेंसी बोल देते हैं। फॉर्मल वाले में जो काम करेंगे वो फॉर्मल एजेंसीज, और नॉन फॉर्मल में नॉन फॉर्मल एजेंसीज, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, सो वो इसी से रिलेट करेगा। ओके, इनफॉर्मल की अगर आप बात करोगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें आप सीख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐड की हैं चीजें, बट मैं आपको बहुत रॉ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जन्म से लेके चीजें जो मरने तक चल रही हैं, वहां पे आप जो जो चीजें सीख रहे हो वो सारी की सारी इनफॉर्मल में आ जाएंगी। यानी ऑब्वियसली वो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के एम्बिट से बाहर होनी चाहिए। सो बाकी जो भी बच गया वो इनफॉर्मल में आएगा। सो जो भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो पेरेंट्स के साथ, आस पड़ोस के साथ, एनवायरमेंट के साथ, वो सारी चीजें इनफॉर्मल में होंगी। सो ऑब्वियस है दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो ओनली डिजायरेबल लर्निंग जो है वो इनफॉर्मल में आती है। कभी कभी होता है ना पर्पसफुल बहुत कम होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, बट इंसिडेंटल ही आपको नजर आएगी। आपने चलते फिरते किसी से कुछ देख लिया, किसी से कुछ सीख लिया, अननोइंगली कुछ चीजें सीख ली, वो सारी इनफॉर्मल में आएंगी। ओके, सो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल है ये नेचर में। ओके, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहेगा, एंड ये प्रिपेयर करेगा इंसान को ताकि वो फॉर्मल एजुकेशन से बेनिफिट ले पाए, क्योंकि आप इन जनरल जो चीजें जानते हो, देखते हो, उसी के बाद आप समझते हो कैसे सीखना है। ओके, सो फॉर्मल की अगर हम बात करें तो जैसे ये स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, कोई हायरार्की नहीं थी, यहाँ पे हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होगी, क्रोनोलॉजिकल होगी कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हो, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में, देन कॉलेज में, देन यूनिवर्सिटी में। सो एक हायरार्की स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नजर आएगी। ओके, तो इसमें जनरल एकेडमिक स्टडीज तो रहेंगी ही, और स्पेशल प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो जिसमें आपकी टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग आ गई। सो ओवरऑल फॉर्मल वो है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हैं चीज़ें, सो कंपैरेटिवली रिजिड मिलेगी। इसमें हम यूजुअली दो सिस्टम्स की बात करते हैं फॉर्मल में, एक आपका वर्टिकल सिस्टम है और एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो वही है जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी तक आप कॉन्टिन्यूटी में जो कर रहे हो। ओके, हॉरिजॉन्टल है कि अलग अलग फॉर्म ऑफ एजुकेशन को केटर कर रहा है ये, जिसमें जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो जो फॉर्मल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर एम होगा, पर्टिकुलर पर्पस होगा, टाइम शेड्यूल होगा, उस फॉर्मल टाइम शेड्यूल में आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। हर एक फॉर्मल एजुकेशन में आपको डेफिनेट करिकुलम मिलेगा, कोर्स ऑफ स्टडीज फिक्स्ड रहेंगी, आपकी क्लासेस फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपको 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखा है तो 10वीं 11वीं तो कर रखी हो। सो वो चीज़ें हैं कि इसमें प्री रिक्विजिट्स होंगे ऑलरेडी। ओके, सो पर्टिकुलर लेवल से आप अगले लेवल पे जा सकते हो अगर आपने पिछला लेवल कर रखा है तो। ये फॉर्मल के रूल्स हैं एक तरीके से। फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, यहाँ पे टीचर पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ करेंगे, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से करवाए जा सकते हैं, तो अलग अलग तरीके जो हैं वो टीचर यहाँ पे यूज़ करेगा।
ओके सो जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी के थ्रू, यानी बोर्ड भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, उनके थ्रू वर्क करेगा। ओके जैसे स्टेट लेवल पे बोर्ड होते हैं या सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई है, तो वो सारे बोर्ड्स जो है वो मिलके इन चीज़ों को काम करेंगे। ऐसे ही हायर एजुकेशन को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनको हम ऑपरेशनल बॉडी की तरह कंसीडर करेंगे। वही अपना करिकुलम प्रिपेयर करेंगी, गाइडलाइंस डेवलप करेंगी कि कैसे उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जाम्स करवाने हैं, कैसे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने हैं, यानी सर्टिफाई कैसे करोगे आप बच्चों को। ओके सो हर एक जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स तो पक्का से आपको देखने को मिलेंगे कि आप क्या चीज़ के लिए कर रहे हो। ओके देन आता है नॉन फॉर्मल। सो जो फॉर्मल नहीं है उससे ऑपोजिट, क्योंकि फॉर्मल नॉन फॉर्मल में कुछ एक मेजर डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज फॉर्मल की तरह नॉन फॉर्मल में कुछ चीज़ें हैं कि ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें भी एग्जाम्स होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। फॉर्मल में रिजिडिटी नज़र आएगी आपको, लेकिन वो टाइम शेड्यूल के मामले में, प्रोग्राम की ड्यूरेशन के मामले में, जो इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट टीचर का, तो उनमें थोड़ी सी रिजिडिटी है फॉर्मल में। लेकिन नॉन फॉर्मल जो है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है टाइम शेड्यूल के मामले में, क्लासेस के मामले में, एग्जाम्स वगैरह इन सब के मामले में। ओके इसीलिए इसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसको बोला जाता है। तो जो चला आ रहा है दैट इज फॉर्मल, जो अल्टरनेटिव है दैट इज नॉन फॉर्मल, और इनफॉर्मल तो है ही जो आप पेरेंट से, पीयर ग्रुप से, आस पड़ोस से सीखते हो। ओके तो इस टाइप की एजुकेशन यूजुअली डिस्टेंस एजुकेशन मोड से दी जाती है। सो डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे के सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट रहेंगे। अब बात आती है मेजर डिफरेंसेस की। सो मेजर डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? प्लान और इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है सो जो आपका नॉन फॉर्मल सिस्टम है वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स या शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज़्यादा रन करता है। ठीक है तो जो इलिटरेट हैं, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे इन चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम में, कि आप कब वो प्रोग्राम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जो आप अलग अलग टाइम पे कर सकते हो। ओके सो वो सारे ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा, आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये स्पेशल क्लाइंटल ग्रुप को एड्रेस करता है, नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बट उनकी बेसिक एजुकेशन के लिए भी। मान लो आप 10वीं क्लास ओपन से कर रहे हो, 12वीं क्लास ओपन से कर रहे हो, तो वो आपका नॉन फॉर्मल सिस्टम में ही आएगा, बट आप उस नॉन फॉर्मल सिस्टम के थ्रू बेसिक एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके तो ये एजेंसीज हैं जी, जैसे आप ये यहाँ से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप फैमिली, आस पड़ोस, लोकल कम्युनिटी, इन सब से सीखते हो। फॉर्मल में आपके जो ट्रेडिशनल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे सीखते हो। नॉन फॉर्मल में आपके नॉन फॉर्मल एजेंसीज जो आपके डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रही हैं, इग्नू हो गया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए, या फिर अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स हो गए। ओके जी देन बात आती है जी स्कोप में फर्दर। ये हमने जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल पढ़ा वो लर्निंग एनवायरनमेंट के हिसाब से था। अगर हम स्टडी ऑफ नॉलेज के हिसाब से देखें सो लिबरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन लिबरेट करे जो आपको, जो आपके माइंड को फ्री करे सारी चीज़ों से। ओके आप एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरह चीज़ों को ब्रॉड वे में देख पाओ, लार्जर कॉन्टेक्स्ट उनका समझ पाओ। प्रोफेशनल एजुकेशन में प्रोफेशन हम लेके चलते हैं, तो अगर आपको प्रोफेशन के फीचर्स समझ आ गए तो वो उसी के लिए आप जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज़ प्रोफेशनल एजुकेशन। सो प्रोफेशन को याद रखने के लिए आप एक चीज़ देखो कि प्रोफेशनल एजुकेशन वो वाली एजुकेशन होगी जो कि आप वो नहीं डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं कर सकते, फॉर्मल वे में ही करनी पड़ेगी आपको। ओके सो प्रोफेशन उसको माना जाता है क्रूशियली जो कि सोशल सर्विस से रिलेटेड हो। जैसे टीचिंग को भी अब एक प्रोफेशन माना जाता है जब से बीएड की हमने कंपलसरी की है, राइट। सो टीचिंग एक प्रोफेशन हो गया जो कि सोशल सर्विस की तरह लिया जाता है। डॉक्टर का एक प्रोफेशन हो गया, लॉयर का एक प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर का प्रोफेशन। सो वो एक क्रूशियल सोशल सर्विस की तरह कंसीडर किया जा सकता है।
ओके, यानी दैट रेंडर्स अ क्रूशियल सोशल सर्विस। कंप्राइज करे स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। सो ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं तो उस तरीके की नॉलेज, उसकी स्किल, उस तरीके का एटीट्यूड, वो चीज़ें उस प्रोफेशन में आ जाएंगी। आप कॉन्टिन्यूटी में अपडेट करेंगे अपने नॉलेज बेस को। डॉक्टर्स भी देखेंगे आगे, अपने टीचर्स भी देखे होंगे जो कि अपडेट करते रहते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है, उस प्रोफेशन में। वो प्रोफेशन डिमांड करेगा अपने प्रैक्टिशनर्स से कि वो प्रोफेशनल ग्रुप्स बनाएं, एसोसिएशंस बनाएं, ताकि सेफ गार्ड करें उस वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। प्रोफेशन जो है एक्सपेक्ट करता है मेंबर्स से कि वो कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे चलें। ओके, तो ये माना जाता है कि आप एक कोड ऑफ एथिक्स से बंधे हुए हो कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं जो आपने मान के चलनी है। प्रोफेशन इंश्योर करता है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो ग्रो करें प्रोफेशनल करियर्स में। प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपना जजमेंट बनाते हैं इन रिलेशन टू देयर अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ एक एक्सपीरियंस आ जाता है। ओके, तो जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, टीचर्स को पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो प्रोफेशन के अंडर ही आएगा। ओके, देन वोकेशनल एजुकेशन सालों से चलती आ रही है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि कारपेंट्री का अगर कोई काम कर रहा है तो उनके पेरेंट्स ने बच्चे को भी वही सिखा दिया, अब आगे वही कर रहा है। सो वो वही पर्टिकुलर चीज़ है। सो वोकेशनल में जब आप एक पर्टिकुलर वोकेशन या ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, दैट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। सो ट्रेडिशनल वोकेशनल एजुकेशन तो मिलती ही रही है फैमिली और सोसाइटी से, लेकिन उसको फॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। जैसे इनिशियली 1854 में वुड्स डिस्पैच, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं, इन्होंने सजेस्ट किया इंट्रोड्यूस करने के लिए प्री वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए सेकेंडरी स्टेज पे। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे किया गया था, इसलिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। सो वो 1917 में उन्होंने भी ये रेकमेंड किया कि आप इंटरमीडिएट कॉलेजेस स्टार्ट कीजिए आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग वगैरह में। देन वारदा स्कीम, बेसिक एजुकेशन, वो तो है ही क्राफ्ट बेस्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। सो वो क्राफ्ट जो है वो वोकेशन ही है, एक तरीके से आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है, स्किल डेवलप हो रही है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी डाइवर्सिफाई करने की बात बोली। देन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जो है, उन्होंने भी रेकमेंड किया वर्क एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाना, सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन लेके आना। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसे ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है NSDC, तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं मोर देन 247 स्किल एजुकेशन प्रोग्राम्स। किसके अंडर? प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट, विकास मतलब डेवलपमेंट, तो कौशल विकास की बात हो रही है कि आपको उसको डेवलप करना है। इसके अलावा जो है एक टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो उसको संभालने के लिए हमारे पास AICTE बन गई थी 1945 में। ये याद रखना है आपने। 4 स्टेजेस पे जो है वो चलता है टेक्निकल एजुकेशन का स्ट्रक्चर। पहला है सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स पे, जो कि यूजुअली ऑफर किए जाते हैं वोकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, सेकंड स्टेज है आपकी टेक्निकल एजुकेशन की डिप्लोमा लेवल की, एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होते हैं डिप्लोमा, वो डिप्लोमा। थर्ड जो है वो आपकी डिग्री लेवल पे आ गई, IITs, NITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ आपकी आ गई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरल लेवल के प्रोग्राम्स, जो कि NITs और IITs में ऑफर किए जाते हैं। ओके, तो आपको ये 4 स्टेजेस पता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड देन PG या फिर डॉक्टरेट लेवल। ओके जी। अच्छा, आपका दूसरा छोटा होमवर्क रहेगा बिल्कुल। AICTE 1945 में तो बना था, लेकिन तब ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा था। तो कौन से एक्ट के तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन के आया और कौन से ईयर में? सो ये बात आपने AICTE के बारे में बतानी है। ये आपका सेकेंड छोटू सा होमवर्क रहेगा। ओके, देन फर्दर है जी मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। आप एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, वो मोड के थ्रू भी हम स्कोप देखते हैं। फेस टू फेस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर इनके बीच का कंपैरिजन। सो फेस टू फेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसमें गुरुकुल आप सिस्टम पहले देखते थे, वहीं से ही तो वही रेगुलर कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन जो है गुरु और शिष्य के बीच में, वो फेस टू फेस एजुकेशन का फेस है। तो फेस टू फेस
फेस में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपको नजर आएगा, जैसे आपका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं। स्पेसिफिक स्टेज, स्पेसिफिक करिकुलम आपको नजर आएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेज में। टीचर्स जो हैं, तो जो फॉर्मल एजुकेशन में हमने पढ़े थे ना, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फेस टू फेस में नजर आएंगे, क्योंकि ये फॉर्मल सिस्टम का ही पार्ट है एक तरीके से। ओके, तो इसमें टीचर्स जो है वो मेथड्स, टेक्निक्स यूज करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या ठीक है वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा क्लास के अंदर। इसमें ईयरली, वीकली लेसन प्लान्स वगैरह, मंथली लेसन प्लान, वो सब भी रहेंगे। देन फॉर्मल सर्टिफिकेट भी मिलेगा बच्चे को वो कंप्लीट करने के बाद। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू अ हायर क्लास, तो प्रमोशन भी मिलेगा एक क्लास से दूसरी क्लास में। सो दिस इज फेस टू फेस एजुकेशन सिस्टम, पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ओके, देन दूसरा अगर आप देखोगे तो ओपन एंड डिस्टेंस, तो ये नॉन फॉर्मल का पार्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, जैसे फेस टू फेस फॉर्मल का पार्ट था, तो नॉन फॉर्मल में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आ गया। जैसे कीगन है, उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की। वो बोल रहे हैं कि ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्वासी परमानेंट सेपरेशन है टीचर और लर्नर के बीच में। सो इट्स नॉट परमानेंट सेपरेशन, कि ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट कभी एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, बट इंटरनेट के थ्रू दे विल मीट, कभी कभार क्लासेस भी होंगी। सो वो ओपन एंड डिस्टेंस में चला गया। ओके, तो क्वासी परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। देन स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अ वेल प्रिपेयर्ड क्वालिटी लर्निंग मटेरियल। आप देखते होंगे अगर आप इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो, सो दे विल सेंड यू द प्रॉपर मटेरियल, जिसको आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोल सकते हो। ओके, मॉड्यूल्स होंगे उसमें पर्टिकुलर। स्टूडेंट्स जो हैं आर प्रोवाइडेड सपोर्ट सर्विसेज डिफरेंट स्टेजेस पे, ताकि उनकी स्टडी स्मूथ रहे। सो मैंने एक डिस्टेंस डिप्लोमा किया था, तो उसके अंदर भी यही था कि पूरा साल जब वो डिप्लोमा चला तो उसमें एक बार क्लासेस भी हुई ऑनलाइन, ठीक है, अटेंड करने के लिए। लॉ से रिलेटेड था वो, सो उसमें पर्टिकुलर क्लासेस ली गई। तो ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी में होती हैं पर्टिकुलर क्लासेस। वेराइटीज ऑफ मेथड एंड मीडियाज जो हैं वो यूज किए जाते हैं। मेजरली इंटरनेट के माध्यम से चीजें की जाती हैं। ओके, देन है जी आपका फर्दर अगर हम बात करें ऑनलाइन। ओके, सो ये ओपन के बाद ऑनलाइन आना था यहाँ पे, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। सो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम रिसेंट डेवलपमेंट्स में माना जाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश है। सो ये जो है ये जनरली भी यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, हर लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन आजकल यूज़ की जाती है। MHRD जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, MOE, तो उन्होंने जो है वो स्वयं, SWA आएगा भाई, ये स्वयं जो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, सो ये आपने स्वयं की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि स्वयं जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंडर शुरू किया गया है, मूक्स की तरह। तो 2017 में शुरू किया गया है स्वयं। एंड देन आपका ये क्या बोलते हैं, 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के काम जो हैं, मतलब क्लासेस जो हैं, कोर्सेज जो हैं, वो इस पे अवेलेबल होते हैं। सारी क्लासेस फ्री होती हैं, कोर्सेज फ्री हैं, लेकिन अगर आपने उस सर्टिफिकेट लेना है और उसके क्रेडिट्स जो हैं वो क्लेम करने हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो है उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम की फीस लगेगी। सो कोर्सेज आर फ्री, बट एग्जाम फीस लगेगी अगर आप सर्टिफिकेट चाह रहे हो तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ई ज्ञान कोश इग्नू का इनिशिएटिव है, ज्ञान दर्शन वो भी इग्नू का इनिशिएटिव है, स्वयं प्रभा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया, एंड दीज आर एजुकेशनल चैनल्स। सो 40 चैनल्स, ऑल्दो 32 बोला जाता था, बट 40 DTH चैनल्स का ग्रुप है स्वयं प्रभा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं फेस टू फेस, डिस्टेंस और ऑनलाइन में, जो कि बहुत ब्रॉड सी चीज़ है, आपको समझ आ जानी चाहिए जब आप पढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। एंड टीचर स्टूडेंट जो रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, ऑब्वियस है। डिस्टेंस में फिजिकली सेपरेटेड रहेंगे और लिमिटेड फेस टू फेस कांटेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लिमिटेड बट होगा। ओके, ऑनलाइन में फिजिकली तो सेपरेट हैं ही, बट दे एक्सपीरियंस रेगुलर ऑनलाइन कांटेक्ट और फीडबैक। सो यहाँ पे रेगुलर है ऑनलाइन, यहाँ पे फेस टू फेस वाला होगा बट लिमिटेड होगा। आप ये कई बार डिस्टेंस में ये भी होता है कि आप वहाँ जाके भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन हो सकते हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके, टीचर यहाँ पे पेस डिसाइड करेगा, फेस टू फेस में टीचर डिसाइड करेगा सारी चीज़ें, यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करेंगे कब पढ़ना है उनको। ऑनलाइन में जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा होगी सेल्फ पेसिंग, लेकिन लर्निंग जो है वो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू ही होगी।
ओके सो यहाँ पे ई कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग प्रिंट मटेरियल या वैरायटी ऑफ ई कंटेंट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तो लेक्चर्स होंगे टीचर के, तो लाइब्रेरी की बुक्स भी इंफॉर्मेशन का काम कर सकती है, मेजर सोर्स हो सकती हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है, आप जो नोट्स बनाएंगे वो भी एक मेजर सोर्स होता है। ओके यहाँ पे पीयर और ग्रुप इंटरेक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा। डिस्टेंस एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड और सेल्फ पेस लर्निंग ज़्यादा होगी, तो इंटरेक्शन कम होगा। देन यहाँ पे कंप्लीटली सेल्फ पेस लर्निंग है। सो ऑनलाइन तो आप पीयर या ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती हैं, बट ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। ओके वो ब्लेंडेड में आ जाता है जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन को मिक्स करते हो। देन फेस टू फेस में डेमोक्रेटिक कम है चीज़ें, ऑटोक्रेटिक है बिकॉज टीचर डिसाइड कर रहा है सब कुछ। डिस्टेंस में डेमोक्रेटिक हैं चीज़ें, ऑनलाइन में डेमोक्रेटिक के साथ साथ लेसेस फेयर अप्रोचेज में आ जाता है कि हाँ थोड़ी सी फ्रीडम भी है। ओके फेस टू फेस में मोस्टली टीचर सेंटर्ड होती हैं चीज़ें, क्योंकि टीचर ही डायरेक्ट करेगा क्लास में क्या एक्टिविटीज़ होनी है, क्या चीज़ें होनी है, तो और ये चीज़ है कि मतलब टीचर सेंटर्ड हैं चीज़ें ज़्यादा। डिस्टेंस एजुकेशन में लर्नर सेंटर्ड हैं चीज़ें, क्योंकि लर्नर नहीं करना है उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन में लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज होंगी, वो भी वेराइटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ, तो लर्नर सेंटर्ड है सॉर्ट ऑफ। ओके फेस टू फेस में स्ट्रिक्ट एंट्री क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ लर्नर्स जो है यहाँ कम रहते हैं कि मान लो पर्टिकुलर सीट्स निकली हैं किसी यूनिवर्सिटी में। डिस्टेंस एजुकेशन में रिलैक्स्ड रहती हैं थोड़ी सी एंट्री क्वालिफिकेशंस, लर्नर जो है उनको मतलब होता है ना रीजनेबल टाइम मिल जाता है कई बार। देन है ऑनलाइन में रिलैक्स्ड एंट्री क्वालिफिकेशंस रहेंगी, ह्यूज नंबर ऑफ लर्नर्स जो है वो बेनिफिटेड होते हैं एक टाइम पे। देन फेस टू फेस में फॉर्मेटिव समेटिव दोनों असेसमेंट देखने को मिलती हैं। डिस्टेंस में भी फॉर्मेटिव और असाइनमेंट और समेटिव असेसमेंट होगी, ऑफलाइन मोड में भी होती है, कई बार ऑनलाइन मोड में होती है। ओके विद और विदाउट क्रेडिट भी हो सकती है फॉर्मेटिव वाली। ऑनलाइन एजुकेशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट देखने को मिलती है और समेटिव असेसमेंट भी देखने को मिलती है, लेकिन ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगी। ओके जी सो ये मेजर डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आपने समझने की कोशिश की है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके देन बात आती है गोल्स की, एजुकेशनल गोल्स की। सो एजुकेशनल गोल्स आप अलग अलग सोर्सेज से डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये सोशियोलॉजिकल गोल हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल गोल हैं, तो वो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। बट आप मेजर लेवल पे देखोगे तो हम सोसाइटी से इंस्पायर होते हैं। सो जो डिज़ायर्स या एस्पिरेशंस हैं सोसाइटी की वो मैटर करेंगी, और एजुकेटेड इंडिविजुअल का क्या विजन है उस चीज़ से रिलेटेड वो भी मैटर करेगा। ओके सो अगर आप ग्लोबल सोसाइटी को देखोगे तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, कि हम एक वर्ल्ड चाह रहे हैं जो कि ऑर्डर होता है ना, ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हो हमारे पास जो इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होता ही ना हो, ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे, फ्रीडम के बेसिस पे चलता हो। पीसफुल वर्ल्ड हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको जल्दी से पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो कॉन्शियस हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स का भी हम ध्यान रख पाएँ। ठीक है, ऐसे ही एक फैक्चुअल चीज़ आती है कि यूनेस्को का जो कमीशन है एक एजुकेशन से रिलेटेड, दैट इज़ डिलोर कमीशन। सो जैक्यूस डिलोर ने हेड किया था, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने 4 पिलर्स बताए थे लर्निंग के या एजुकेशन के, ओके कि बहुत ज़रूरी हैं ये। सो लर्निंग और एजुकेशन का मतलब है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। सो आपको ये चारों पता होने चाहिए। ये चारों के चारों जो हैं एक तरीके से इंडिविजुअल गोल्स हैं कि आप क्या सीखना चाह रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे साथ रह रहे हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, राइट। बट यूनिवर्सल है नेचर में, तो सब जगह यही यूनिवर्सल 4 पिलर्स हैं एजुकेशन के, ये बात आपने याद रखनी है। लर्निंग टू नो का मतलब रहेगा कि चीज़ों को जानने की उत्सुकता, आप क्या जानना चाह रहे हो। सो आप क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, आप सब चीज़ें कर रहे हो। आप ये जानना चाह रहे हो कि सीखा कैसे जा सकता है। सो लर्नर को ये पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि हाउ टू लर्न। ओके ना कि सिर्फ एक्वायर कर लेना नॉलेज को, बट वो एक्वायर कैसे हुई है। सो मेजरली लर्निंग बाय डूइंग, चीज़ों को करना। सो चीज़ों को कैसे करना है वो सीखना। ओके लर्निंग टू डू क्या रहेगा, इसमें थोड़ा और एडिशन हो गया। सो वो लर्निंग बाय डूइंग वाली सिचुएशन आ गई कि आप चीज़ों को एक वर्क की तरह कर रहे हो, और वो वर्क जो है वो ऐसा ना हो कि आपने बस एक प्रोजेक्ट की तरह कर लिया, अब वो आपकी रियल लाइफ में भी हेल्प कर रहा है कुछ ना कुछ, वो आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। सो आप वो स्किल्स जो वर्क की हैं वो इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए लर्निंग एरियाज का।
ये चीज इसके अंदर बोली गई है। देन लर्निंग टू लिव टुगेदर, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे तो इतनी टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल्स के बीच में, एथनिक ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, कि मतलब आप बिल्कुल घर में साथ नहीं रह पा रहे हो, वहां से लेके देश कैसे साथ में एग्जिस्ट करें इस धरती पे, वहां तक हमें ये सीखना है कि कैसे साथ रहा जा सकता है, कैसे पीसफुली को एग्जिस्ट किया जा सकता है। सो वो रहना सीखना है आपने। ओके, देन है लर्निंग टू बी। हर एक इंडिविजुअल जो है वो कुछ पोटेंशियल के साथ जन्म लेता है, ये बात हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। एजुकेशन जो है उस पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम कर रही है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने की काबिलियत रखते हैं। सो आपको स्ट्राइव करना है कॉन्टिन्यूटी में कि आप क्या सीख सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, सो वो चीज़ें जो हैं वो रियलाइज करने की अपॉर्चुनिटीज मिले आपको, वो चीज़ लर्निंग टू बी में आ जाएगा। ओके, देन कुछ एक सोसाइटी की भी एस्पिरेशंस होती हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये अपना प्रियम्बल है। प्रियम्बल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रियम्बल में ही हमारी एसेंस छुपी हुई है, हमें क्या करना है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये साथ में रहने का रिजॉल्व करते हैं कि हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो बनेंगे। सारे सिटीजन्स जो हैं वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को सिक्योर करेंगे। कितने तरीके का जस्टिस है? 3 तरीके का है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी की आप बात करोगे तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। इक्वालिटी की आप बात करोगे तो स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी आपको मिले, भाईचारा बना रहे, यूनिटी, इंटीग्रिटी रहे नेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोसाइटल एस्पिरेशन में आ गई। यानी ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो एक एजुकेटेड पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि 4 फंडामेंटल गोल आपके पूरे हों। एक तो धर्म, यानी आप राइटिशियस, सही रास्ते पे चलें, मोरल एथिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में। देन आप पैसे कमा पाएँ, इकोनॉमिक परस्यूट, अर्थ, ठीक है, काम में वर्ल्डली प्लेजर, और मोक्ष में फिर डिलीवरेंस। सो ये 4 काम जो है वो बोले गए, ये चारों के चारों आपको फंडामेंटल गोल्स पता होने चाहिए ह्यूमन लाइफ के। अब जो अलग अलग कमीशंस आई हैं उन्होंने अलग अलग मेजर चीज़ें रेकमेंड की हैं। ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंडर आया था, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें उनको प्रमोट करना है। कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना है, हमारी हिस्ट्री जो है वो पहुंचानी है सब तक। सो कंजर्व करना है, चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है, और फ्रैटर्निटी को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट करना है। यानी जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। ओके, देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, इन्होंने स्पेसिफिकली डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप करने की बात की। ये कई बार पूछा भी जाता है ये वाला पॉइंट कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की बात मेजरली किसने की थी, तो वो हमारे मुदालियर कमीशन ने की थी। ठीक है, वोकेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की, और लीडरशिप की बात की, ये मेजर इन्होंने डिस्कस किया। देन कोठारी कमीशन आया, उनकी रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा एनहेंस कर रहे थे कि चीज़ों को हम प्रोडक्टिव चीज़ें, मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिव बनाएं हम। ठीक है, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करें, साइंटिफिक वैल्यूज़, टेम्पर, उनको प्रमोट करें। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन होनी चाहिए सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बेसिस पे। ओके, देन एक कमीशन ऑन टीचर्स आता है। आपके सिलेबस के हिसाब से हम बाकी चीज़ें इनको और भी डिटेल में करेंगे जब ये आएंगी, बट फिलहाल के लिए हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इनको देख रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी द टीचर एंड सोसाइटी, उसमें 4 नेशनल गोल्स बता दिए चट्टोपाध्याय कमीशन ने। 4 कौन कौन से हैं जी? तो ये आपका ये देवी प्रसाद हैं और DP चट्टोपाध्याय हैं ये। ठीक है, आप फुल फॉर्म याद रखिए, पूछी जा सकती है, देवी प्रसाद। ओके, मॉडर्न नेशन हो, प्रोडक्टिव पीपल हो, ह्यूमेन और केयरिंग सोसाइटी हो। सो यूनाइटेड तरीके से हम रहें, सेक्युलर कंट्री हो हमारा। सेक्युलर वो कंट्री होता है जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अलग से सपोर्ट नहीं कर रहा है।
ओके क्योंकि कई बार हम ये मान लेते हैं कि सेक्युलर मतलब जो सब धर्मों को सपोर्ट करे, नहीं, वो जो सब धर्मों को बराबर माने और किसी भी धर्म को प्रमोट ना करे। इट्स लाइक आपका कोई धर्म नहीं है। जैसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री में कंसीडर करता है, देन अपने जो ये यूएई है, अरब वाले जो मिडल ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, सो ये इस्लामिक कंट्रीज में कंसीडर किए जाते हैं। इंडिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है अपना, ठीक है। तो सेक्युलर है हम, मॉडर्न नेशन हो, प्रोडक्टिव पीपल हो, ह्यूमेन और केयरिंग सोसाइटी हो। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये 4 नेशनल गोल्स चट्टोपाध्याय कमीशन के हिसाब से। फिर बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 की। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये भी ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे, गोल फर्दर प्रोवाइड कर रहे थे ये आपको। नेशनल सेल्फ एफिशिएंसी की बात इन्होंने की, इन्होंने एजुकेशन को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा। तो ये मोटे मोटे इनके गोल हैं। ओके, देन करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें तो हमने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की कि भाई हमें जो नॉलेज है लाइफ आउटसाइड द स्कूल उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, यानी नॉलेज को लाइफ से, यानी आपके स्कूल की जो नॉलेज है उसको लाइफ में कंसीडर करना है, कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। शिफ्टिंग लर्निंग अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, तो टीचर सेंटर्ड से हम लर्नर सेंटर्ड पे शिफ्ट हुए हैं। देन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हो गए। ओके, देन जब आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हो कि सबको इंक्लूड करना, तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये इंटीग्रेशन पे सपोर्ट करती है, यानी ये इंटीग्रेशन पे फोकस करती है। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो आपका, क्योंकि वो 2005 में आया है, वो इंक्लूसिविटी की बात करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे फोकस किया है एनपीई ने और इंक्लूसिव पे फोकस किया है एनसीएफ ने। और अब तो 2020 की पॉलिसी तो इज ऑल अबाउट इंक्लूजन। ओके, सो इंक्लूजन का मतलब है सबको साथ लेके चलना, ठीक है। तो डिसेबिलिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो एक्सेप्ट करनी है, सबको साथ लेके चलना है। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल। सो ऑल की बात हो रही है, आप इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ डिसेबल्ड को साथ चलने की बात हो रही है, नहीं, डिसेबल्ड को साथ लेके तो चलना ही है, बाकियों को भी लेके चलना है। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में एक मेजर डिफरेंस आप मुझे बता दो, ये आपका तीसरा छोटा होमवर्क रहेगा। ओके, अदरवाइज जब स्पेशल एजुकेशन की यूनिट आएगी हम तो करेंगे इसको। ओके, सो इंक्लूजन का मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये एनसीएफ 2005 में लिखे हुए हैं। ओके, सो इंक्लूजन की बात करते हैं हम कि कोई भी सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर नहीं होगा स्कूल में एडमिशन का, आप सबको साथ लेके चलोगे, ठीक है। ये सिर्फ डिसेबल्ड तक कन्फाइंड नहीं है, यानी कोई भी एक्सक्लूजन आप नहीं करोगे। सो इट इज अबाउट इंक्लूजन एंड इट इज अबाउट नॉन एक्सक्लूजन, की किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो यही सारी छोटे छोटे डेफिनेशन नहीं बोलेंगे एज सच, छोटी छोटी बातें हैं जो इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, देन बात आती है जी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की, क्योंकि आपके में ये चीज़ मेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। सो हायर एजुकेशन में तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं। आपका चौथा काम रहेगा छोटा सा कि आपकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की वो कब बनी, वो आपने जो है यहाँ नीचे मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल BHU, अच्छा SNDT कहाँ है, क्या ये भी यूपी में ही है SNDT यूनिवर्सिटी, ये आप मुझे बताएंगे। देन और कौन सी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूपी में हैं। ओके, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल पे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारे सामने आता है, UPMSP। ओके, तो यूपी के बच्चों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ये बोर्ड जो है 1921 में सेटअप हुआ था एट प्रयागराज बाय एन एक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इन्होंने सबसे पहला एग्जाम जो है वो 1923 में करवाया। ये जो बोर्ड है ये इज वन इन इंडिया, जो कि मतलब होता है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जिसने 10+2 सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था। ओके, फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन की आप बात करोगे आफ्टर 10 ईयर्स, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, आफ्टर 10+2 स्टेज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वो होता है। प्रायर टू 1923 यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज जो है वो एग्जामिनिंग बॉडी थी इन 2 एग्जामिनेशंस की। ओके, सो वो बाद में हट गया होगा। प्रायर टू 1923 बात हो रही है, क्योंकि आफ्टर 1923 यानी 21 में तो ये बन ही गया ना, तो ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है उसके बाद से।
ओके अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इट इज बिगेस्ट एग्जामिनिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। ये एग्जैक्ट चीजें, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आपके ये USMSP की वेबसाइट से। ओके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, मेरठ, वाराणसी, बरेली और प्रयागराज में। ये जो है मल्टी होता ना बहुत सारा वर्कलोड हुआ सक्सेसिव ईयर्स में, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग ऑफिसेज में बांट दी। ओके इनका हेड ऑफिस जो है वो प्रयागराज में ही है विद सेक्रेटरी जो कि ओवरऑल एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा। अच्छा अभी के लिए इनके सेक्रेटरी कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके नाउ रीजनल ऑफिस जो है वो रामनगर नैनीताल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम यूपी बोर्ड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ उत्तरांचल, क्योंकि 2000 में उत्तरांचल बन गया, अदरवाइज पहले वहां पे था। ओके प्रेजेंटली बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन होल्ड करता है, रिजल्ट्स प्रिपेयर करता है नियरली 64 लाख स्टूडेंट्स के। मेन फंक्शन क्या काम है इनका, मेन काम क्या है, रिकग्नाइज करना स्कूल्स को, तो स्कूल को रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे CBSE रिकग्निशन देता है तो यूपी के अंदर ये बोर्ड जो है वो रिकग्निशन देता है, जैसे हरियाणा में हरियाणा बोर्ड रिकग्निशन देता है। टू प्रिस्क्राइब कोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल, सो ये प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे NCERT की बुक्स नेशनल लेवल पे हैं ऐसे स्टेट लेवल पे ये अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। To conduct high school and intermediate examinations or to provide equivalence to the examinations conducted by other boards। तो ये 4 मेजर काम इनके हैं। ओके नंबर ऑफ स्कूल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में। फ्यू सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन गवर्न्ड बाय ICSE, CBSE, बट मोस्टली जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं मोर देन 22,000 वो यूपी बोर्ड के अंडर ही आते हैं। ओके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की आप बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है स्टेट के वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड जो है अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर आर 8 अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके तो ये आपको मेंबर्स याद हो सकता है कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें से। ओके सो करिकुलम कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी, ये मेजर कमेटीज हैं। इसके अलावा 40 सब्जेक्ट कमेटीज भी हैं। कमेटीज तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। देन है उत्तर प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हैंडल करते हैं, यानी कि जैसे टीचर्स की जो आपके क्या बोलते हैं मैनेजिंग स्कूल्स, टीचर की सैलरी, ट्रांसफर्स, सो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैंडल करेगा। ओके जबकि आपका जो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन है ये आपका एकेडमिक रेगुलेशन पे इंक्लूडिंग करिकुलम, एग्जाम कंडक्ट, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चरल डिवीजन है ये अलाउ करता है ताकि स्पेशलाइज्ड बॉडीज रहें उस पर्टिकुलर काम में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अलग हैंडल कर रही हैं और आपका एकेडमिक लेवल जो है वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो हैंडल की जा रही हैं। तो सेपरेशन है यहाँ पे, ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके जी देन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की आप बात करोगे अगर सेकेंडरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश तो डॉक्टर महेंद्र देव हैं। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या यही हैं, ठीक है अभी के लिए। देन आपके पास एक और टॉपिक आता है जी इस यूनिट में, लास्ट टॉपिक एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसमें हमने पढ़ना सारा पड़ेगा, हमें एजुकेशन का भी पता हो और हमें डेमोक्रेसी का भी पता हो। ओके जैसे हमने बोला था एजुकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। डेमोज मतलब पीपल और क्रेटिक मतलब पावर, यानी पावर लोगों के हाथ में है, तो पावर ऑफ द पीपल या पावर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक की क्या पावर है वो डेमोक्रेसी में नजर आती है। ओके डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, जैसे अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो ये फेमस डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी वो है जहां सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों में से चुनी जा रही है। ओके और भी मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सुप्रीम पावर जो है वो लोगों की कलेक्टिव विल क्या है, सारे लोग मिलके क्या चाह रहे हैं वो चीज़, तो वही लोगों के ओपिनियन। तो जब भी डेमोक्रेसी की बात आएगी आप मान के चलो कि अगर मैं क्लास में डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ दैट मीन्स उस क्लास में बीइंग अ टीचर मैं सबको अलाउ कर रही हूँ कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, बातचीत करें, तो वो डेमोक्रेसी आ गई कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को मद्देनजर रखा जा रहा है।
ओके तीन इंटरप्रिटेशन हम डेमोक्रेसी की लेके चलते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिक्स के लेवल पे, जिसमें गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वाली आ गई। ओके तो ये कब होगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? जब सब लोग मिलके वोटिंग सिस्टम के थ्रू आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनेंगे, तो वो पॉलिटिकल लेवल पे डेमोक्रेसी हो गई। यानी किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, पावर सब लोगों के हाथ में है, सब लोग अपना अपना वोट देंगे, उसके थ्रू वो लोग चुनेंगे। वोट जो है वो किसी भी बेसिस पे, इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हो या मेल हो इस बेसिस पे आपके वोट का फर्क आ गया, नहीं। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के हो इसलिए आपका वोट ज्यादा माना गया, नहीं। तो वोट जो है वो आपको इक्वल राइट देता है, सबके वोट की इक्वल वेटेज है। ओके लॉज ऑफ द स्टेट आर इक्वली एप्लीकेबल सभी सिटीजन के लिए, चाहे कोई कास्ट हो, कोई कम्युनिटी, सेक्स, रिलीजन, कलर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल लेवल पे बराबरी, ठीक है। सो पॉलिटिकल पावर चेंजेस विद द चेंज ऑफ वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब आप इतना समझो कि डेमोक्रेसी यानी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है सबका, पॉलिटिक्स डिसाइड करने के लिए। अगर मैं वही सेम चीज सोसाइटी में चीजें डिसाइड करने के लिए करूं, सो इसके अंदर हमारी सोशल डेमोक्रेसी आ जाएगी। ओके तो सोशल डेमोक्रेसी मतलब सोशल लेवल पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किया जा रहा है, सेम नहीं मतलब इक्वल लेवल पे कंसीडर किया जा रहा है। तो मैटर नहीं करता कि आप कौन से कलर के हो, कौन सी कास्ट के हो, क्रीड क्या है, सेक्स क्या है, रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, व्हाटएवर इट इज, सो वो आपका सोशल डेमोक्रेसी में आ जाता है। यानी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर एक लेवल पे। आप जो है आप जो करना चाह रहे हो वो चीज आप कर सकते हो, मैक्सिमम फ्रीडम आपको मिल रही है, फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सारी चीजें सोसाइटी में है। सो सोशल डेमोक्रेसी मतलब सोसाइटी में सारी अच्छी अच्छी चीजें। ओके देन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सभी जो इंडिविजुअल्स हैं डेमोक्रेसी में उन सब के पास इक्वल इकोनॉमिक पावर है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इकोनॉमिक पावर। ओके तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, हर एक सिटीजन चाहे वो रिच है या पुअर है, वो जो भी प्रोडक्शन एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का इक्वली बेनिफिट होगा। हर एक सिटीजन जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो नेशन की है वो सबको मिलेगी। ऑल हैंड्स आर प्रोवाइडेड वर्क ऑफ देयर चॉइस, प्रोफेशन, ट्रेड, जॉब, जो आप अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटीज के हिसाब से करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपके पास चीजें करने की, पैसा कमाने की, ठीक है, यानी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप चाहते हो तो। प्रॉब्लम्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की, वो रिड्यूस की जा रही हैं। वो होता है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है। तो वो सारी चीजें हैं, यानी जो भी फायदा होगा देश में वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वली नहीं बट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबको उसका इक्वल बेनिफिट होगा एक तरीके से। ओके अगर हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की बात करें जो ऊपर भी आया था एक बार, ये अपना प्रियम्बल, सो इसी बेसिस पे हम प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। ओके हम जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी की बात करते हैं। सो फ्रीडम बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि आपको हर एक इंसान को फ्रीडम है, जो वो करना चाहे, जो जो उनमें काबिलियत है वो कर सकते हैं। ओके इक्वालिटी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, व्हाटएवर इट इज। ओके फ्रेटर्निटी, भाईचारा मेंटेन करके रखना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। जस्टिस होगा, जस्टिस 3 लेवल पे हमने बात की थी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, सेम जो हम सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। ओके देन जरूरत क्या है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी वो होता ना एजुकेशन, वो होता ना एजुकेशन की क्या जरूरत है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके, चाहे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हो, चाहे वैल्यू एंड एजुकेशन हो, चाहे कल्चर एंड एजुकेशन हो, चाहे आपका सोसाइटी एंड एजुकेशन हो जो हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, चाहे आपका साइकोलॉजी एंड एजुकेशन हो, चाहे फिलोसफी एंड एजुकेशन हो, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। तो सारे साथ साथ चलेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। डेमोक्रेसी के बिना एजुकेशन का और एजुकेशन के बिना डेमोक्रेसी का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके सो ये कॉन्ट्राडिक्शन में चली जाएंगी चीजें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं, हर एक की रिस्पेक्ट। ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के दिलों में होनी चाहिए, उनके बिहेवियर में होनी चाहिए। रिस्पेक्ट हो हर एक इंडिविजुअल की, ठीक है। लेट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तो वो जियो एंड जीने दो वाली की सहिष्णुता हो आप में। ओके मिडिल पाथ आप लेके चलो जो बुद्धिज्म प्रमोट करता है,
कि भाई बीच का रास्ता निकालो, एक्सट्रीमिटीज पे मत जाओ, ठीक है। फेथ हो पीसफुल मेथड्स में, बदलाव में फेथ हो कि आप बदलाव से डर ना रहे हो, अच्छी सिटीजनशिप, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव थिंग्स, तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में आ जाएंगी। ओके, एजुकेशन कैसी रहेगी डेमोक्रेसी में? सो एजुकेशन, जब डेमोक्रेसी की बात, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी की जब बात आ रही है, सो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो वही तो है हमारी एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में यही चीज तो होगी और वही है भी। ओके, कि फंडामेंटल राइट है आपका एजुकेशन का। ओके, एजुकेशन इज एसेंशियल टू अ सिटीजन टू फंक्शन एज अ वोटर और लेजिस्लेटर, क्योंकि आप अगर अच्छे से कुछ करना चाह रहे हो, वोट भी अगर देना चाह रहे हो, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो ना, तो पढ़ा लिखा इंसान ही तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा ना, ठीक है। सो ऐसे ही एजुकेशन जरूरी है वोटर्स को बेटर करने के लिए, तभी वो डेमोक्रेसी में काम कर पाएंगे अच्छे से। एजुकेशन नेसेसरी है सिटीजन्स को बेटर बनाने के लिए। सो एजुकेशन ओवरऑल जरूरी है चीज़ों को समझने के लिए। अगर बिना एजुकेशन के डेमोक्रेसी है तो वो तो भेड़चाल हो गई ना, लोग आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेंगे क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो। ओके, सो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी दोनों साथ के साथ चलेंगे, यही बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन थी। देन आपका इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी एजुकेशन के बिना। सो इसीलिए आप देखेंगे कि हम भी एजुकेशन को फुल प्रमोट करते हैं एज अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो आप एजुकेशन को प्रमोट करते हो, लोगों की बात सुनते हो, तो वो दोनों चीजें साथ की साथ चलेंगी, ये बात ध्यान रखो। ये प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन के, तो सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं, आप एक रीडिंग ले सकते हो इसकी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ, हर एक तरीके की एजुकेशन और अच्छी वैल्यूज हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये एम्स रहेंगे। एम्स क्या है कि आप वही वर्दी मेंबरशिप ऑफ होम एंड सोसाइटी, लव, कोऑपरेशन, रिकॉन्सिलेशन, इन सब के बेसिस पे डेवलप करना चाह रहे हो। आप प्रोफेशनल वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप करना चाह रहे हो, फिजिकल मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना चाह रहे हो, ट्रेन कर रहे हो द इंटेलेक्ट एंड द इंटेलिजेंस, तो आप कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो, पॉजिटिव डिसिप्लिन बच्चों के अंदर लाना चाह रहे हो। ओके, ये मुदालियर कमीशन ने स्पेसिफिकली थोड़ी सी और ये डिटेल में है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की डेवलपमेंट की बात कौन करता है। सो बहुत एक्सप्लिसिटली जो है वो मुदालियर कमीशन करता है इसकी बात। ओके, ऐसे ही वोकेशनल एफिशिएंसी, पर्सनालिटी, लीडरशिप, इंटरनेशनल नेशनलिज्म, देन आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वर्दी इंटरेस्ट, साउंड हैबिट्स, सो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोल रखा था मुदालियर कमीशन ने स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी की तरफ। ओके, ऐसे ही डेमोक्रेसी एंड करिकुलम, सो डेमोक्रेटिक करिकुलम में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, जनरल करिकुलम भी होगा, ब्रॉड बेस्ड भी होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी करिकुलम में, नीड और एनवायरनमेंट बेस्ड होंगी चीज़ें, वोकेशनल नीड्स देखी जाएंगी, आपकी जो है इमोशनल और आपके कॉग्निटिव नीड्स देखी जाएंगी। तो उन सारे बेसिस पे हम ओवरऑल चाह यही रहे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का। ओके, डेमोक्रेसी में टीचिंग मेथड्स, लर्निंग बाय डूइंग मेजरली देखने को मिलेगा, सेल्फ लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलेगी, डिस्कशन मेथड मेजरली देखने को मिलता है। सो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन या सोशल डिसिप्लिन, इस तरीके के डिसिप्लिन जो हैं वो हमें डेमोक्रेटिक एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। टीचर जो हैं वो होल हार्टेडली उसके जो आइडियल्स हैं, उसकी वैल्यूज हैं, वो डेमोक्रेसी की तरफ होंगी। ओके, इसीलिए डेमोक्रेटिक स्कूल्स में टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वालिटीज तो उसमें हों, कि उसमें सेम आइडियल्स हों जो वो बच्चों में इनकलकेट करना चाह रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको पुलिस ऑफिसर्स की तरह बिहेव नहीं करना है कि आपकी मोरल पुलिसिंग करनी है, नहीं, आपके लिए एक एग्जाम्पल बनना है ताकि आप भी वैसा ही बनना चाहो। ओके, तो दे शुड बी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ना कि आप बस स्ट्रिक्ट डंडा लेके खड़े हो, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही गार्जियन और पेरेंट्स के लिए है। ओके, तो मैक्सिमम कोऑपरेशन हम देखना चाह रहे हैं, तो वो कोऑपरेशन के साथ हम समझें चीजों को और कोऑपरेशन के साथ ही हम आगे चलें। ओके, ऐसे ही इंस्टेड ऑफ टीचिंग 100 वर्ड्स टू अ चाइल्ड, अ सिंगल बिहेवियर ऑफ टीचर कैन डू द इनफ वर्क। ओके, सो टीचर जैसा है, अगर उसके होता है ना कर्म और वो ना कथनी और करनी में अगर फर्क नहीं होगा तो वो बाकी चीजें भी वैसे ही चलेंगी। बच्चे को दिखेगा कि जो टीचर बोल रहा है वही कर रहा है। ओके, टीचर अगर आपको सलाह दे रहा है कि भाई चीनी नहीं खानी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, सो टीचर भी वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है, वो चीजें कर रहा है, तभी आप सीखोगे उनसे, तभी आप उनसे वो चीजें अडॉप्ट करना चाहोगे।
ओके अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो अगेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्पिरिट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, वो सबको साथ लेके चलें, सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ें, सबके म्यूचुअल रिलेशंस आपस में अच्छे हों, डेमोक्रेटिक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड हों। तो वही सारी चीज़ें मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर रखी हैं। देन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरत है एजुकेशन की। ओके डेमोक्रेसी में तो ज़रूरत है ही, बट डेमोक्रेसी को सही से फंक्शन करने के लिए, डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए एजुकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन की तरह काम करेगा। ओके जैसे थॉमस ब्रिग्स ने बोला है कि स्कूल इज ट्रूली द गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, पूछी जा सकती है ये टर्म। ऐसे ही रोस ने बोला है कि ट्रू फंक्शन ऑफ स्कूल इन ए डेमोक्रेसी देयरफॉर इज टू प्रोवाइड द एनरिचमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फॉर द चाइल्ड, जो वो सिक्योर करना चाह रहा है। ये जो बेसिकली हमें वो एनवायरमेंट, बेटर एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है। ओके जी, ये आपकी जो है फर्स्ट यूनिट मेरी तरफ से यहाँ कंप्लीट होती है। आपके मेजर मतलब जो भी चीज़ें थी मेजर वो मैंने बता दी हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इस यूनिट से, वो आपको इन क्वेश्चंस को देख के आइडिया लग जाएगा। ओके बाकी सोलली बहुत कम आते हैं इस यूनिट से, आपको कॉम्बिनेशन में नज़र आएंगे कि आपके जो हिस्ट्री वाली यूनिट है यानी जो आपके कमीशंस वगैरह हैं उनके साथ मिक्स होके एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यूपी में हाउ इज़ द गवर्नेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड, so primarily managed at state level with limited local involvement, administered through higher education authorities with state coordination, coordinated among state, district and local bodies, या managed through collaborative between private institution and national boards। तो कैसे वर्क करेगा, आप खुद भी सोचो कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि लोकल इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड हो, और ऑब्वियस है हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसको क्यों जो है वो हायर एजुकेशन की अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगी, नहीं, तो कोऑर्डिनेटेड रहेगा जी ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बॉडीज़ में। सो वो कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें चल रही हैं, पावर डिसेंट्रलाइज्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, डीओ वगैरह होते हैं, स्टेट लेवल पे जो है आपके वो पॉलिसी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लोग बैठे होते हैं। देन ये आपका लोकल बॉडीज़ में पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, विलेज एजुकेशन कमेटीज़ हैं। सो ये ग्रास रूट लेवल पे मिले हुए होते हैं ताकि बेटर तरीके से काम हो पाए। एजुकेशन क्या है, स्टैटिक प्रोसेस है, नहीं, हमने बोला था डायनामिक है, मैकेनिकल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमेशा स्ट्रक्चर्ड हो। ओके अनस्ट्रक्चर्ड भी हमने देखा है। सो एजुकेशन एक नेचुरल और सोशल प्रोसेस है। ओके विच स्टेटमेंट बेस्ट represent the relation between educational aims and agencies in a democratic society? सो एम्स जो है वो डायनामिकली शेप्ड होते हैं, रियलाइज्ड थ्रू इंटरेक्शन ऑफ एजेंसीज जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। साउंड्स बेटर क्योंकि वो था ना हम इंटरडिपेंडेंसी में फोकस करते हैं। एजेंसीज ओनली इम्प्लीमेंट एम्स विदाउट शेपिंग देम, नहीं आप एम को शेप तो करोगे ना, कैसे वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एम्स फिक्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंसीज, नहीं एजेंसीज पे भी डिपेंड करेंगे, और फिक्स्ड नहीं होती हैं चीज़ें, फ्लेक्सिबल हैं, डायनामिक हैं चीज़ें। एजेंसीज आर मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव विद नो रोल इन एम रियलाइजेशन, नहीं ऐसा भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेटर साउंड कर रहा है कि एम्स जो हैं वो डायनामिकली शेप्ड होते हैं, और वो इंटरेक्शन जो होता है ना अलग अलग सोसाइटी का, स्कूल का, फैमिली का, तो ये जो एजेंसीज हैं इनके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ आती है कि हमने जो एजेंसीज में फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी, और आपने जो बात की थी नॉन फॉर्मल एजेंसीज की, वही चीज़ें तो हैं। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे तीन जो आपकी इनफॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल तो नहीं है तीनों, फैमिली और सोसाइटी आपकी इनफॉर्मल में आ गए, ये आपकी फॉर्मल में आ गई। सो इन्होंने ओवरऑल अलग से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्होंने ओवरऑल एजेंसी की बात कर दी। ओके अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ मैंने सॉर्ट किए, ये सिर्फ 3 पेपरों के अंदर से उठाए हैं जी जो आपके पीजीटी लेवल वाले हैं। ओके तो पीजीटी 2016, 2021, 2022 ये वो पेपर हैं।
Consider the following statements regarding education in Uttar Pradesh. Primary education is administered through a decentralized system involving local bodies. Yes, अभी बात की हमने. Secondary education is regulated by उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद. Yes, अभी मैंने ऊपर डिस्कस करवाया था. Higher education is governed by universities under UGC and state government. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज भी तो होती हैं ना, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है. अच्छा, इसमें कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपके यूपी में और कितनी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे. ओके, विच फीचर डिफरेंशिएट्स ओपन स्कूलिंग फ्रॉम जनरल डिस्टेंस एजुकेशन. सो ओपन स्कूलिंग और जनरल डिस्टेंस एजुकेशन में क्या फर्क है? फ्लेक्सिबल एंट्री, पेस, असेसमेंट विद रिकग्निशन, एब्सेंस वर्सेस प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम. दोनों ही, ओपन और डिस्टेंस दोनों में ही स्ट्रक्चर्ड करिकुलम तो देखने को मिलता है. सो एब्सेंस प्रेजेंस का चक्कर नहीं है, प्रेजेंस ही है. अडल्ट ओरिएंटेशन वर्सेस स्कूल एज रेस्ट्रिक्शन. क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों में है, बट ओपन स्कूलिंग जो है वो स्कूल एज के लिए कंसीडर की जाती है और जनरल जो है वो अडल्ट के लिए. लेकिन ये तो ऑपोजिट नजर आ रहा है, यानी कि वर्सेस वाला जो है ये उल्टा दिख रहा है. सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड वर्सेस फेस टू फेस डिपेंडेंस. नहीं, दोनों ही सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड के हैं मेजरली. सो ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है जी कि सब में फ्लेक्सिबल एंट्री, पेस और असेसमेंट है. सो ऑप्शन ए आपका सही हो गया. ओके, सो तीसरे वाले में थोड़ा मतलब ऐसे सटीक आंसर नहीं निकल के आ पा रहा. ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था कि ऑन एजुकेशन बुक किसने लिखी है. ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है पीजीटी लेवल पे. सो ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है आप अरबिंदो के साथ ही जाएंगे. ओके, in Uttar Pradesh the affiliating system in higher education primarily serves which structural function. So उत्तर प्रदेश में जो एफिलिएटिंग सिस्टम है हायर एजुकेशन में, वो लिंक करेगा कॉलेज को यूनिवर्सिटीज से, फॉर करिकुलम एग्जामिनेशन डिग्री अवॉर्डिंग, इंटीग्रेट करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से, कोऑर्डिनेट करेगा स्कूल लेवल इंस्टीट्यूशंस को स्टेट एजेंसीज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, या रेगुलेट करेगा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को थ्रू स्टैंडर्डाइज एडमिशन प्रोसेस. तो देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होता कि आप स्टैंडर्डाइज कर दो एडमिशन प्रोसेस को, वो भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का नहीं. बट अगर आप हायर एजुकेशन पे बात कर रहे हो तो यूनिवर्सिटीज के अंडर कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस को लिंक किया जाता है ना उन यूनिवर्सिटीज से, ताकि जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम एग्जामिनेशन होगा वैसा ही वहां होगा और यूनिवर्सिटी ही उन कॉलेजेस के बच्चों को डिग्री अवॉर्ड करेगी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर. ओके, What is currently most popular medium of delivering distance education? So अगर distance education की बात आ रही है तो कैसे जा रही है? Distance education तो एक तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरा अगर उसमें ऑडियो या वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता भी होगा तो वो किसके थ्रू होगा? इंटरनेट के थ्रू. सो इंटरनेट जो है वो मोस्ट पॉपुलर मीडियम हो जाएगा. Idea of 4 pillar of education was suggested by Delors Commission by UNESCO. So आंसर आपका सी हो जाएगा. टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन जो हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने डाल दिया है क्वेश्चन. लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की रिपोर्ट है 1993. एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी नो. एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया नो. एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ. तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने लिबरल एजुकेशन पे फोकस किया है, लेबर एजुकेशन पे, साइंटिफिक टेक्निकल या मैनेजमेंट एजुकेशन पे, या फिर सोशली हैंडिकेप्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन पे. तो देखो, हमने एजुकेशन पे तो सब पे फोकस किया है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने फोकस किया है कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर पाएं, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन इन पे फोकस किया है हमने. ओके, एजुकेशन एम्फेसाइजेस द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ मैनकाइंड. सो मैनकाइंड यानी सबकी बात हो रही है, तो सिर्फ नेशनल लेवल पे बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, वसुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है. ओके, तो आंसर आपका बी हो जाएगा. Which of the following is an adaptive demand of democratic education? सो कौन सा जो है वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन की अडेप्टिव डिमांड है? इनफाइनाइट वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, इनसेपरेबल नेचर ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, या इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो आप डेमोक्रेटिक एजुकेशन में जो डिमांड है जिसको आप अडेप्ट करोगे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज.
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिफ्लेक्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन रादर देन इनफॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल में पूछा इन्होंने, तो देखो पीयर इन्फ्लुएंस के थ्रू चीजें करना, एक्वायर करना नॉलेज, या फैमिली इंटरेक्शन से सीखना, या फिर एवरीडे एक्सपोजर से सीखना, ये तीनों चीजें इनफॉर्मल की हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज हैं यहाँ पे। बट आप एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, सो वो नॉन फॉर्मल में जाएगा, और टाइम वगैरह का ज्यादा चक्कर नहीं होता, तो वो फॉर्मल से आउट है। तो आंसर आपका नॉन फॉर्मल के लिए सी आ जाएगा। In the context of secondary education in UP, which feature most clearly reflects the structural distinction between administrative control and academic regulation? तो हमने अभी बात की थी कि academic और administrative separate हमें नजर आते हैं। So separation of administrative and academic functions between state authorities and board, तो ये हमने डिस्कस किया था अभी अभी, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आपकी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आई हो, मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल पाए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसको देखिए, इससे नोट्स बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, और जब तक अगली यूनिट के आती है क्लास, तब तक के लिए आप जो हैं बाकी यूपी में जो पेपर हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का हो, यूपी जीडीसी वाला कोई भी पेपर हो, वो सारे पेपर जो मैंने करवा रखे हैं वो आप करके देखिए उनके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपी के एग्जाम्स में इधर उधर से, तो आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। आप नेट के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि नेट से ऑलमोस्ट सिलेबस क्लैश करता है। ओके, नेट का सिलेबस पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे, कमी तो कहीं नहीं होगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन ये क्लासेस फॉलो अप करने वाला है, एंड किस किस को क्लासेस समझ आई हैं चीज़ें। Okay, thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.